अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 5 उसका थर्ड लेक्चर है। इससे पहले मैं आप लोगों को लेक्चर 1 और लेक्चर 2 यानी चैप्टर 5 की स्टार्टिंग वाली 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। काइंडली वो ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसी की कंटिन्यूएशन है। फिलहाल दाखिल शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 3। इसमें हम जो है पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी। अगर किसी को याद हो, हमने लेक्चर नंबर 1 में क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा था, इसी चैप्टर का पहला टॉपिक। उसमें पहली क्लास थी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स और एलिफैटिक में पहली सब क्लास थी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी अल्केन। अल्केन में हमारे सिलेबस में मीथेन रखा गया है, वो हम लास्ट क्लास में इथेन रखा गया। इथेन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर और इथेन के जो है हम प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज लास्ट क्लास में देख चुके हैं। और मीथेन में क्लोरीनेशन और फ्री रेडिकल रिएक्शन था, वो देख चुके हैं। अब दूसरी फैमिली आ रही है अल्कीन। ये कहलाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसमें आपको 2 लेक्चर मिलेंगे, लेकिन अलग अलग आपको मिलेंगे। वो पहले मरहले में हम इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर अल्कीन्स का और उसकी प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। दूसरे मरहले में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। आगे बढ़े भाई। अल्कीन्स का जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट मेंबर है वो है इथीन। अल्कीन्स जो है वो कहलाती है फैमिली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसके अंदर जो है डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड और पाई बॉन्ड आएंगे। क्योंकि अनसैचुरेटेड में दोनों आएंगे, अल्कीन और अल्काइन। पहले मरहले में अल्कीन, अल्कीन में इथीन, इसी को इथिलीन भी कहा जाता है। ये फर्स्ट मेंबर है अल्कीन फैमिली का। और ये जो अल्कीन्स हैं इनको ओलेफिन्स भी कहा जाता है, इस वजह से कि ये शुरू में जहाँ से एक्सट्रैक्ट होते थे, इनकी जो सोर्स थी वो ऑयल्स या फैट्स थे, इस वजह से इनको ओलेफिन्स कहा जाता है। ये तो इंट्रोडक्शन है, लेकिन हमें असल पढ़ना है इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर और डेरिवेशन वगैरह। अब इसमें जो है ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है इथीन का। इथीन का स्ट्रक्चर है, यानी जिसका फॉर्मूला है हमारा C2H4। लेकिन ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से इतना समझ नहीं आता ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। आपको इसको बॉन्ड स्ट्रक्चर के साथ खोलना पड़ेगा कि ये क्या चीज है। इसमें एक डबल बॉन्ड है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4 है, यानी 2 कार्बन एटम्स एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स। अब इसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसके अंदर डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड में पहला हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा हमेशा पाई बॉन्ड होता है। फर्स्ट बॉन्ड कभी भी पाई बॉन्ड नहीं हो सकता, क्योंकि पाई बॉन्ड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स के मिलाप से बनते हैं और सिग्मा बॉन्ड के लिए अनहाइब्रिड होना जरूरी नहीं है, वो हाइब्रिड हो जाते हैं। अब इस ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पे गौर करें। ये इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है। अब ये कार्बन कार्बन, ये हो गए ये 2 कार्बन, सही। अब हर कार्बन इथीन मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिड है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? फर्स्ट ईयर रिकॉल भी कर सकते हैं आप चैप्टर 3, नहीं तो मैं बता रहा हूँ मुख्तसर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसमें एक s ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप होता है, मिक्स होता है। अब एक s और 2 p, 1s होगा और 2p होगा। 2p कैसे होगा? 2p होगा इस तरह के, इसमें एक px आएगा और एक py आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि p ऑर्बिटल खुद 3 डीजनरेटेड p ऑर्बिटल्स px, py, pz पर मुश्तमिल है। तो अब इसमें px, py 2 हो गए, तो ये हो गया sp2। एक s और 2 p से मिलकर हो गया sp2। अब सवाल बचता ही है कि तीसरा p कहाँ चला गया?
तो तीसरा P जो है वो है PZ, वो हो जाता है अनहाइब्रिड। अनहाइब्रिड का मतलब है जो रेगुलर सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं ले पाता है, रह जाता है खाली, यानी इलेक्ट्रॉन उसका इस रेगुलर बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले पाता। तो जब आपको यहाँ पे कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाई होती हुई नजर आ रही होगी, एक कार्बन के sp2 ओवरलैप से, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, यानी ये पहली वाली लाइन जो है ये आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ये है फर्स्ट। इसके बाद कार्बन हाइड्रोजन sp2s के मिलाप से बनेगा। ये क्यों होगा? क्योंकि हर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल है, तो कंसिस्ट ऑफ ओनली s ऑर्बिटल। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो होगा sp2s ओवरलैपिंग का नतीजा, यानी सिग्मा बॉन्ड। अब ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये 2 सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के, और लाइकवाइज दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन के साथ 2, तो ये हो गए 4, 1 2 3 4 4। मुझे यकीन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा माशाल्लाह। ये 4 सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के sp2s ओवरलैप से, और एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन का sp2 हाइब्रिड ओवरलैप से। हाइब्रिड का मतलब है जिसके अंदर खुद मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होती है। अब गौर करें तो कार्बन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स या 3 आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज किए, एक कार्बन एडजेसेंट के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ 3। बट कार्बन इज टेट्रावैलेंट, चौथा कहाँ गया? तो ये जो PZ बचा, वो PZ ये पाई बॉन्ड बनाएगा, ये जो सेकंड बॉन्ड आपको नजर आ रहा है। अब अगर आप इस वाली डायग्राम को देखें तो ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन है। अब ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हुई? लेटरल और साइड वेज ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड फ्रंट वेज ओवरलैपिंग से होता है, और पाई बॉन्ड लेटरल या साइड वेज ओवरलैपिंग से होता है। अब PZ जो दोनों कार्बन के अनहाइब्रिड रह गए, उन्होंने ये लेटरल ओवरलैपिंग करके बना दिया पाई बॉन्ड। अब ख्याल रहे कि पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है। मतलब पहले सिग्मा बॉन्ड फर्निश होगा, बनेगा किसी मॉलिक्यूल में, उसके बाद रह जाने वाला अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल वो उसके प्लेन पर परपेंडिकुलर आएगा और एग्जिस्ट करेगा, और फिर वो अबव एंड बिलो लाई करता है उसके प्लेन के। इसीलिए कभी देखें PZ और PZ डैश के लोब्स होती हैं p ऑर्बिटल की, तो हाफ अबव हाफ बिलो, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्म हो अबव एंड बिलो द प्लेन। मुख्तसर क्या है इसके एक्सप्लेनेशन में आपको दिखाता हूँ। अगर ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो वो भी आ जाएगा, लेकिन इसमें एक चीज़ देख लें, ये सारी चीज़ें बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, ये एक समरी में आपको चार्ट या टेबल की शक्ल में भी नजर आएगा। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उसकी लेंथ रेगुलर सिग्मा बॉन्ड से श्रिंक हो जाती है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गया पाई बॉन्ड। जैसे इथेन अगर आप लोगों को याद हो, उसमें 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट था। क्यों था? क्योंकि उसमें एक अकेला सिग्मा बॉन्ड था। लेकिन जब एक सिग्मा के साथ एक पाई भी आ जाएगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगी न्यूक्लियर सेंटर में और श्रिंक हो जाएगा कंपैरेटिव न्यूक्लियर सेंटर्स का डिस्टेंस, और वो रिड्यूस होकर 1.34 हो जाएगा। मजीद आप लोगों को लास्ट क्लास याद हो तो मैंने कहा था एक चीज़ याद कर लें कि कार्बन हाइड्रोजन का हमेशा 1.09 होता है, तो चाहे वो इथेन मॉलिक्यूल में हो, इथीन में हो, इथाइन में हो, 1 से 3 शिकार 1.09 एंगस्ट्रॉम यूनिट हो गया कार्बन हाइड्रोजन का। एंगल, अब इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल, 3 वाली। और से देखें 1 2 3, अगर आप गौर करें तो एक ट्राइंगल है 3 कोने वाला। अब इसका एंगल जो है बन जाएगा ये 120 120 120, ताकि एक साइक्लिक बन जाए 360। तो अब ये 120 120 120 पर प्लेनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होता है इथीन मॉलिक्यूल का। तो अब इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डायग्राम मैंने आपको दिखा दी, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे समरी मिल जाएगी क्या हकीकत में क्या कहानी है। पढ़ भी सकते हैं आप लोग कि इसमें क्या हुआ। Each carbon ethene molecule is sp2 hybridized, बता चुका हूँ मैं, consist of 3 sp2,
ये भी बता दिया क्योंकि एक गैस और दो पी से मिलकर हो गया sp2 अरेंज इन अ प्लेनर ट्राइगोनल। जो अभी मैंने अपनी बुक में आखिर में जो है बताया वो ये प्लेनर ट्राइगोनल जिसमें 120 का एंगल होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था उसके अंदर खुद दो बॉन्ड है, एक सिग्मा जो कि sp2 के हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनेगा और एक पाई बॉन्ड जो कि साइडवेज और लैपिंग pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनेगा। इस तरह टोटल इसके अंदर sp2 यानी कार्बन कार्बन वाले एक सिग्मा हो जाएगा, sp2 यानी कार्बन हाइड्रोजन वाला चार हो जाएंगे क्योंकि दो हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ जुड़े हुए, तो टोटल 4 + 1 5 हो गए सिग्मा बॉन्ड्स। अब बॉन्ड लेंथ जो डायग्राम में थी वहीं पे समरी है, तो ये टोटल है। क्वेश्चन एक मतलब फिर बता दूं, लास्ट क्लास में मैंने इथेन के वक्त में बताया था कि ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के क्वेश्चन एग्जाम में दो तरह से आ रहे हैं। एक आ रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर या ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल या इथेन मॉलिक्यूल, तो उसमें हम ड्रॉ करके ये टेबल समरी बना देंगे, नो डिस्क्रिप्शन, जो ऊपर पैराग्राफिक है वो नहीं होगी। लेकिन अगर आता है कि एक्सप्लेन द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर या ड्रॉ एंड एक्सप्लेन, तो ईच एंड एवरीथिंग जाएगी, यानी आपको डिस्क्रिप्शन भी देनी होगी और टेबल में उसका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल की समरी और बॉन्ड्स की तादाद, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन ईच मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो मस्ट है हर सवाल में, बस डिस्क्रिप्शन कब देनी है कब नहीं ये ख्याल रखें। तो ये टॉपिक सेक्शन बी में आमतौर पे आता है, लेकिन अब इससे भी मुश्किल और थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें साथ रहे मेरे, क्योंकि अब इस इथीन की प्रिपरेशन मेथड्स और अगले लेक्चर में आपको मिलेगा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इस लेक्चर को अभी कंटिन्यू रखना है तो साथ रहें। अब इसमें इसकी केमिकल ये प्रिपरेशन आएगी इथीन की और इक्वेशन आएंगी, तो ज़्यादा तवज्जो रखिएगा। इथीन ये आप लोगों को पता चल गया कि C2H4 है। अब इथीन की प्रिपरेशन दुनिया में कई तरीकों से हो रही है, लेकिन हमारे सिलेबस में हमारी नई जो बुक है इस साल जो लॉन्च हुई है उसके मुताबिक दो मेथड है इथीन की प्रिपरेशन में, लेकिन मैंने अपने तौर पे गौर फिक्र किया तो मैं 3 बताऊंगा आपको इंशाल्लाह इसके मेथड। रीज़न ये होगी कि तीनों मेथड इसके काम के हैं और तीनों से बनता है। तो अगर आप सिर्फ बुक पढ़ना चाहते हैं तो मैं बता दूंगा कौन से 2 बुक के कंप्लीट आपके पास मालूमात जा रही है, तो 3 मेथड मैं बता रहा हूँ। अब इसमें जो पहला मेथड है इसमें इक्वेशन आएंगी, तवज्जो रखिएगा, और जो टर्म्स आएंगी उसकी समरी बनाते जाइएगा, उसकी लिस्ट बनाते जाइएगा। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, जितने भी केमिस्ट्री में ऐसे केमिकल रिएक्शन होंगे जिसमें डी का लफ्ज आएगा शुरू में, इसका मतलब होगा एलिमिनेशन, रिमूवल, यानी इस चीज का खारिज होना, निकलना, रिमूव होना प्रोडक्ट साइड पर एरो के बाद। बहुत सारे डी के लफ्ज आएंगे, इसको एक जगह लिखते जाइएगा। जैसे डिहाइड्रेशन यानी आसान लफ्जों में पानी का निकल जाना। अब पानी कैसे निकल जाए भाई? ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल्स में से। अब आपको इसमें 2 बातें समझनी है। पहली ये कि अल्कोहल क्या है भाई, और अल्कोहल में से पानी कैसे निकलेगा। हेडिंग तो पता चल गई कि अल्कोहल से पानी निकलना, ये होगा कैसे? और से देखिएगा पहले इक्वेशन को, वर्डिंग बाद में। सेकंड ईयर में एक चीज बता दूं आपको, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इक्वेशन है, टीचर आपका बोर्ड का असेसमेंट करने वाला पहले इक्वेशन देखेगा, उसके बाद वर्डिंग देखेगा। अगर इक्वेशन में कुछ भी गड़बड़ है, सारी आपकी वर्डिंग जितनी भी अच्छी याद की भी वो सब बेकार चली जाएगी। तो पूरी तवज्जो इक्वेशंस पर। अब अल्कोहल होता है इथाइल अल्कोहल, समझते जाइएगा भाई। CH3CH2OH, इसको कहा जाता है केमिस्ट्री में अल्कोहल। खुल के बोलेगा टीचर तो कहेगा इथाइल अल्कोहल। क्या आज की तारीख में सीखा आपने?
अल्कोहल जब बोलते हैं तो लाजिम है स्टूडेंट पर सेकेंड ईयर के कि वो जान जाए कि कौन सा नहीं, इथाइल अल्कोहल, क्योंकि मोस्ट कॉमन अल्कोहल इज इथाइल अल्कोहल। इसके अलावा कोई भी होगा उसके लिए वो वर्ड बोलेगा, जैसे मिथाइल अल्कोहल होगा तो हम सिर्फ अल्कोहल लिखे हुए को मिथाइल अल्कोहल अज्यूम नहीं कर सकते। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होगा तो हम सिर्फ अल्कोहल लिखने पे आइसोप्रोपाइल अज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन अल्कोहल लिखा हुआ है तो बीइंग अ गुड स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड केमिस्ट्री सेकंड ईयर लाजिम है कि ये पता हो कि ये अल्कोहल यही वाला है कि कॉमनली स्पीकिंग अल्कोहल इज इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है, इसी को कहते हैं इथेनॉल। बोल जब आखिर में आएगा तो ये अल्कोहल फैमिली हो जाएगी, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। मैं आपको बोल चुका कि इंशाल्लाह आईपीएससी और नेमिंग का एक अलग लेक्चर्स होंगे, वो अलग मामला है। अभी फिलहाल ये है कि इसका एक नाम बताया सर ने, वो संभाले। अब सोचने का ये कि इतने सीधे चीज़ को इतना खोल खोल के क्यों लिख दिया भाई, इंक भी ज़ाया, टाइम भी ज़ाया। नो, अगर आपको अंडरस्टैंड करनी है इक्वेशन तो ये ज़रूरी और यही सबसे अच्छा तरीका है कि CH3 को ऐसा खोला कि कार्बन की 4 वैलेंसी नजर आए, CH2 को ऐसा खोला कि कार्बन की 4 वैलेंसी नजर आए, और OH। इससे ये होगा कि अब आपको वाज़ा हो जाएगा कि इसमें से पानी निकालना। ये मैंने पानी निकाल दिया। अब ईमानदारी से बताएं, अगर मैं CH3 CH2 OH लिखता यहाँ पे इक्वेशन है, टाइम और इंक तो बच जाता, लेकिन बहुत मुश्किल रटना पड़ जाता कि क्या पानी कहाँ से निकला और बचा क्या। मेरा काम समझाना है, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है कि यहाँ पे देखें इस तरह खोलेंगे तो H और OH एडजेसेंट कार्बन पे से रिमूव होकर पानी निकल गया, ये देखें H2O। अब एक एक वैलेंसी पैदा हो गई इसके अंदर, क्योंकि जब बॉन्ड टूटता है तो वहाँ पे खला पैदा होता है। खला जैसे पैदा हुआ तो इन दोनों कार्बन के अंदर एक वैकेंसी आ गई जिसको हम कहते हैं अनहाइब्रिड। उन्होंने फौरन अपना एक पाई बॉन्ड बना दिया। याद रहा, इथीन हैज अ पाई बॉन्ड बिटवीन। आखिरी चीज समझिए कि उसमें एक मैटर बहुत खराब हो जाएगा कि ये क्या कर रहा है यहाँ, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड वैसे तो हमारे चैप्टर नंबर 2 में इनऑर्गेनिक में मुख्तसर बता दूं, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत बेहतरीन डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अगर आपने लैब में भी कभी अपने कॉलेज के देखा है स्कूल में, तो जहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड होता है अगर उसका कंटेनर या उसका बाउल खोल दें तो एक खुश्की का और घुटन का एहसास होता है, लगता है कि उसने वहाँ पे मॉइस्चर या नमी खींच ली है। प्रैक्टिकल भी है, याद करना है तो याद करें कि इसलिए यहाँ आया कि ये डिहाइड्रेशन में कैटालिस्ट है कि इसकी मौजूदगी एलिमेंट्स ऑफ वाटर को सक और एक्सट्रैक्ट करेगी अल्कोहल में से। अब आप चाहें तो देख लें, समझ लें कि हुई क्या कहानी। Alkene, that is ethene, is prepared by heating alcohol with a dehydrating agent. Sulfuric acid is a good dehydrating agent. Having affinity towards water, it extracts elements of water from substances. अल्कोहल में से वो चीज़ खींच ली अपने माहौल में, नतीजा left with ethene. दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरे मेथड में लिखा हुआ है बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, फिर डी वाला है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब इसमें दो चीजें, हाइड्रो और हेलो, यानी इसमें बैक वक्त दो चीजें निकलेंगी, बैक वक्त। ये आप समझना है इसमें कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी अब अल्काइल हैलाइड में से आपको दो चीजें निकालनी है, यानी हेलोजिन भी रिमूव हो और वाटर भी रिमूव हो। अब यहाँ पे हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन नहीं, वाटर की लफ्ज कंबाइन होता है तो उसमें एक चीज साइलेंट हो जाती है। अब ये नहीं हो सकता डीहाइड्रेशन डीहेलोजिनेशन, दो दफा डी नहीं आ सकता, तभी हो गया डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी रिमूवल ऑफ टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स साइमल्टेनियसली, साथ साथ दो चीजें निकली। अब इसमें एक चीज इक्वेशन में कम हो गई है, सही कर दें इसको। अब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में जो मदद देता है वो होती है अल्कोहलिक
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इक्वेशन में यहाँ पे जो है स्लाइड में मिस हो गई, यहाँ पे ये आप रिएक्टेंट पे लिखें और यहाँ पे ये प्रोडक्ट आए। अब समझे इसको क्या हुआ। अल्काइल हैलाइड क्या होता है? अल्काइल हैलाइड जिसमें अल्काइल ग्रुप के साथ कोई हैलोजन हो। अब इसका जर्नल तो होता है RH, ये अल्काइल हैलाइड है। लास्ट लेक्चर लेते रहेंगे आप रिवाइज में तो आपको फायदा होगा। ये मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि X का मतलब हैलोजन होगा सेकेंड ईयर में हैलोजन ग्रुप, और R का मतलब होगा अल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। तो अब जरा R की जगह एक फिटिंग करें आप, CH3 मिथाइल या इथाइल, तो मैंने CH3 CH2 लिया इथाइल, और इसके साथ फिटिंग करें एक हैलोजन की जो कि है ब्रोमीन, तो ये हो गया इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड, ये देखें इथाइल ब्रोमाइड। और इसको याद कैसे किया आपने? अल्काइल, अब अल्काइल का YL आ गया तो देखें इथाइल में YL आ गया फैमिली, और ब्रोमाइड तो यहाँ पे हैलाइड है तो हैलाइड में आइड, देखिए ब्रोमाइड फैमिली हो गई। तो ये अल्काइल हैलाइड का एक मेंबर हो गया इथाइल ब्रोमाइड। अब यहाँ पे भी कुछ सोच रहे होंगे, इतना खोल के इतना टाइम और इंक आया, यही करेंगे तो समझ में आएगी इक्वेशन। इसमें अब यूँ लिख दो CH3 CH2Br, तो ये समझाने के लिए साइड पे लिख रहा हूँ, आप इससे प्रैक्टिस करेंगे तो फायदे और आसानी में रहेंगे। अब हुआ क्या, अब ये जो अल्कोहलिक पोटाश है, नाम सही से लिखिएगा भाई, अल्कोहलिक पोटाश, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है विच इज अल्कोहलिक इन नेचर। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बचपन से पढ़ रहे हैं हम, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन ये अल्कोहलिक का क्या मामला है? KOH दो तरह के बनते हैं। अगर हम KOH सॉल्यूशन बनाने में पानी को इस्तेमाल करेंगे तो वो एक्वियस KOH होगा, लेकिन अगर हम उसी KOH का सॉल्यूशन बनाने में अल्कोहल को बेस बनाएंगे, यानी अल्कोहल का जो है वो फाउंडेशन हो गया, बेस का मतलब वो वाला बेस और एसिड वाला नहीं, जिसकी जमीन तैयार करते हैं ना वो वाला बेस, कि अगर हम KOH की बेस अल्कोहल को बनाएं और KOH की बेस पानी को बनाएं तो दो अलग तरह के हो जाएंगे, एक्वियस या अल्कोहलिक। यहाँ अल्कोहलिक एक्शन करेगा, एक्वियस करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एक्वियस का जवाब मिलेगा आपको इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 में। एक्वियस अपना काम करता है, ये मालूमात भी दे रहा हूँ भाई, इसलिए इक्वेशन बनाता भी एक लेक्चर खत्म हो चुका होगा। अब ये अल्कोहलिक पोटाश यानी कि अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब हीट करवाया जाएगा इसके साथ अल्काइल हैलाइड के साथ, तो इसमें दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम साइमल्टेनियस रिमूव होंगे। कैसे? इसका जो ब्रोमीन पार्ट है ये माइनस पार्ट है, और कोई जानता है हैलोजन्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसका जो पोटेशियम पार्ट है ये पॉजिटिव पार्ट है। तो ये अपना अल्कोहलिक एक्शन करेगा और इस Br को पकड़ लेगा अपने साथ। नतीजा KBr, वो वाला नहीं, ये वाला पोटेशियम ब्रोमाइड, KBr। और जैसे ही ब्रोमीन इस पोटेशियम अल्कोहलिक का हमलावर शिकार बनेगा, इसके बराबर वाला कार्बन हिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कार्बन सिग्मा बॉन्ड के साथ जुड़े थे। ये वैसे ही है कि अगर आप मेरे एक हाथ पे कोई चीज मारोगे मैं पूरा हिल जाऊंगा, ये मेरे दोनों हाथ में अटैचमेंट्स है। तो यहाँ पे जैसे ही ये वाला बॉन्ड टूटने के लिए जाएगा, एडजेसेंट कार्बन अपनी मोहब्बत में दूसरे हाइड्रोजन को छोड़ देगा। ये अल्फाज अजीब है लेकिन केमिस्ट्री ऑफ लाइफ में बोलना पड़ रहा है कि जैसे इस कार्बन के ब्रोमीन पार्ट पर अटैक किया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने, एडजेसेंट कार्बन ने अपनी हाइड्रोजन को रिलीज किया इस मकसद से ताकि पूरा मॉलिक्यूल रप्चर होके वैनिश होके तबाह बर्बाद न हो जाए। बका की खातिर उसने छोड़ दिया। नतीजा क्या हुआ? दोनों एडजेसेंट में खला पैदा हुआ, उन्होंने फौरन पाई बॉन्ड बना दिया।
अगर समझ में आ रहा है तो ये केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ भाई, मतलब इक्वेशन बनाता और कहता भाई जल्दी जल्दी कॉपी कर ले। तो ये था डीहाइड्रोजनेशन। देखा क्या हुआ, क्योंकि जैसे ही ये H हटा उसने अपने आप को उस OH पार्ट के साथ ले लिया, तो ये वाटर डीहाइड्रो, इसका Br पार्ट का जाना डीहेलोजिनेशन। तो समझ आई कहानी कि अगर किसी रिएक्शन में दो एडजेसेंट कार्बन में से इस तरह एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिलीज हो कि वाटर और हैलोजन साइमल्टेनियस एलिमिनेट हो, तो दैट इज कॉल्ड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। बैकवर्ड दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम का रिमूवल या एलिमिनेशन। अब ये कुछ समझ में आ गया तो अच्छा हो गया कि ये HOH वाटर का निकलना, ब्रोमीन का निकलने की वजह से देखिए यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि डीहाइड्रो पोटेशियम हैलोजिनेशन, दिस विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। पोटेशियम तो अटैकिंग पार्ट है, अल्कोहलिक पार्ट। ब्रोमीन रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन रिमूव होते होते पानी बना रहा है। लेकिन डीहाइड्रोजनेशन नहीं बोल सकते कि हाइड्रोजन का निकलना, क्योंकि हाइड्रोजन निकलते निकलते पानी निकाल रहे हैं, इसलिए वो है डीहाइड्रो यानी पानी का निकलना, डीहाइड्रो। और हेलोजिनेशन ब्रोमीन का निकलना एडजेसेंट पार्ट्स के का उसको साथ ले लेना ताकि स्टेबल प्रोडक्ट सारी बने। मेन प्रोडक्ट हमारी इथेन है, इथीन है, तो हम वर्डिंग में इथीन का जिक्र करेंगे। यूं कभी नहीं लिखिएगा क्योंकि इट गिव्स इथीन एंड वाटर एंड पोटेशियम ब्रोमाइड। तो कहता भाई सेकंड ईयर की केमिस्ट्री ऑर्गेनिक इस स्टाइल में लिखेंगे, ऑर्गेनिक का टच दे। अब जरा वर्डिंग देख लें जो मैंने बताई वही है कि कुछ और है कि व्हेन इथाइल ब्रोमाइड दैट इज ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन इसका IUPAC नेम, इथाइल ब्रोमाइड इसका कॉमन। अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, द एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन। अच्छा ये आपको अभी बताऊंगा तो लंबा चला जाएगा मामला, ये चैप्टर नंबर 6 के साथ तफसील में कि बीटा एलिमिनेशन जो होती है उसका हिस्सा है। मैं जानने छोड़ा रहा हूँ क्योंकि एक टॉपिक बन जाएगा। अभी फिलहाल ये याद रखें कि हाइड्रोजन का एलिमिनेट होना, क्योंकि किसमें होती है अल्फा हाइड्रोजन क्या बीटा, तो इसको होल्ड पे रखिएगा कि इंशाल्लाह जो है ये जैसी और सर जब बात सलामत रहे तो इसका लेक्चर आएगा तो उसमें बीटा की वजाहत आएगी चैप्टर 6 में। एंड हैलोजन एटम, हैलोजन एटम का निकलना टेक्स प्लेस फ्रॉम टू एडजेसेंट साइमल्टेनियस, साथ साथ। देखा इस हाथ पे मेरे हमला हुआ, इस हाथ से मैंने किसी चीज को छोड़ दिया ताकि खड़ा होना, गिर जाता, मर जाता, खत्म हो जाता, दैट मीन्स किसी मॉलिक्यूल का खत्म हो जाना। तो ये दूसरा मेथड था। अच्छा ख्याल है ये दो मेथड आपकी बुक के हैं, नई बुक के। तीसरा मेथड मैं पुरानी बुक से भी लिया है क्योंकि वो तीसरा मेथड भी काम का है। तो अच्छे स्टूडेंट, मेरे ख्याल से सारे अच्छे स्टूडेंट हैं, तो तीसरा भी देख लें थोड़ा हिम्मत करके 3-4 मिनट में। तीसरा और आखिरी मेथड जो है निस्बतन आसान है, डीहेलोजिनेशन। और क्या आपने अगर समरी बनाना चाह रहे हैं, रटना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं रटवाने वाला टीचर नहीं हूँ, लेकिन अगर रटना चाह रहे हैं तो मैं एक स्टैंड बाय बोल देता हूँ कभी रटने वालों। तीनों मेथड DDD, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, डिहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। तीनों में डी यानी कुछ रिमूवल। अब डिहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल हाईलाइट करते जाएगा ये भाई। विसिनल क्या वाला है, अगर दो कार्बन एडजेसेंट में हैलोजन ग्रुप आ जाए तो ये कहलाता है विसिनल। यानी अगर कभी दो एडजेसेंट कार्बन पर हैलोजन आ जाए तो ये विसिनल का स्ट्रक्चर, विसिनल। एक जेमिनल भी होता है, वो अगली क्लास में इंशाल्लाह आएगा। ये विसिनल है कि when two halogens are bonded with two carbon atoms, adjacent carbon atoms, एक ही पे दोनों नाम, पड़ोस पड़ोस वाले कार्बनों में। और से देखें इस कार्बन पे हैलोजन है, इस कार्बन पे हैलोजन है, एडजेसेंट में, तो ये हो गया विसिनल
अब क्लोरीन दोनों होते तो विसिनल डाइक्लोराइड, दोनों ब्रोमीन आप लगा देंगे तो विसिनल डाइब्रोमाइड, दोनों पे आयोडीन लगा देंगे तो विसिनल डाई आयोडाइड। इसलिए मैं एक्सप्लेन में एक्स लिखता हूँ, ब्रोमीन से सबसे ज्यादा हो रहा है। अगर आपने देखो अल्कोहलिक पोटाश में भी ब्रोमीन, और कीजिएगा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने में ब्रोमीन लीजिएगा। अब इसमें होता क्या है, इसमें जिंक डस्ट यानी जिंक का बुरादा होता है। अगर कभी आपने देखो जिंक का पाउडर बन जाता है, क्योंकि जिंक एक ऐसा मेटल है क्रश हो जाता है, तो जिंक के उस डस्ट को पाउडर को हीट कर दें तो उसके वेपर जो गुजरते हैं इस विसिनल डाइहाइलाइड से, तो वो उसमें से हेलोजिन को निकालते हुए अपने साथ ले जाते हैं। क्या हो गया, डी हेलोजिनेशन। लेफ्ट विथ वही हुआ कहानी समझ आने शुरू कैंसी की कि एडजेसेंट में क्लोरीन क्लोरीन पे हमला हुआ, वैकेंसी पैदा हुई, नॉन हाइब्रिड हुए, उन दोनों ने आपस में पाई बॉन्ड यानी इथीन बना दिया। याद रहा टॉपिक क्या चल रहा था, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ इथीन, दैट इज फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली। ये कहानी भी, इसमें भी ये दोनों बॉन्ड इस गर्मी का और जिंक हॉट डस्ट के वेपर्स का शिकार हुए। जैसे ही शिकार हुए इन दोनों कार्बनों में एक एक वैकेंसी पैदा हुई, इन दोनों ने आपस में एक पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड बना लिया और जिंक ले गया इन दोनों को और बन गया जिंक क्लोराइड। और ये एडजेसेंट कार्बन में से हेलोजन का निकलना है, इसलिए हो गया डी हेलोजिनेशन। ये मेथड मेरा मानना है कि करें, क्योंकि एक चीज मैं जाते जाते बता दूं इस लेक्चर में कि आमतौर पे स्टूडेंट ये सोचता है कि बुक बदली है, इसमें कम इक्वेशन है, पुराने जो है बुक में ज़्यादा इक्वेशन थी। तो मैं आपको एक चीज़ जाने से पहले बता दूं, बी अवेयर कि जो पुराने टीचर्स इस कराची में हैं वो नई बुक आने पे सिर्फ उस पर इक्तिफा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी पुराना टीचर हूँ, भले आपको जो है लग रहा हूँ ये लग रहा हूँ। तो कभी वो पुरानी बुक से जब एक दो सवाल देता है तो स्टूडेंट कम्युनिटी में ये बातें होती हैं इम्तिहान के दिन या अगले दिन के, यार ये सवाल कहाँ से आया था। तो कुछ बहुत क्यूरियस और कीन स्टूडेंट्स वो उसका राज बताते हैं कि यार ये हमारे फला टीचर ने या किसी ने कराया था, ये फला बुक से आया है। तो ये उस मकसद से मैं ये नॉलेज दे रहा हूँ। अब चॉइस इज योर्स कि आप सिर्फ बुक की दो इक्वेशन करो और तीसरी ना करो, लेकिन मैं अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये भी इसका मेथड है, इम्पॉर्टेंट है, इसको गौर कर लीजिएगा। तो आज ये लेक्चर यहाँ तक एक छोटा लग रहा होगा, लेकिन अगला लेक्चर इससे थोड़ा लंबा हो सकता है, उसमें हम इंशाल्लाह इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इथीन की करेंगे। ये मैं एक मिनट के लिए हट रहा हूँ, उसके बाद आपसे अल्लाह हाफिज़ करूँगा। तो इस मेथड में जो विसिनल ये सब बारीकियाँ नोट कर लीजिएगा और सवाल जवाब ज़रूर कीजिए। बिल्कुल तो समझिएगा आप क्लास ले रहे हैं, ये मत देखें कि यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं, आप सवाल जवाब भी कर लिया करें उसमें कभी हमसे कोई केमिस्ट्री का, फिजिक्स का या मैथ्स का, इंशाल्लाह उसको भी आंसर करूँगा मैं आपको। सही है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर वीडियो के साथ जल्द से जल्द आपसे मिलता हूँ, अगर सेहत और तंदुरुस्ती और ज़िंदगी रही। तब तक के लिए अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।